हेलो माय डियर चियास, सब बढ़िया। मैं हूं आपका आसू भैया और आप सभी का स्वागत है हमारे एक्सेलेरेट एकेडमी A2 पर। तो बच्चों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था जी नॉट फेज क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे प्लॉइडी एंड अमाउंट ऑफ डीएनए। मैंने क्या बोला था कि जो अमाउंट ऑफ डीएनए होता है, याद करो अमाउंट ऑफ डीएनए बताया था। जो अमाउंट ऑफ डीएनए होता है वो G1 फेज से जब आपका कौन से फेज में जाता है, S फेज में, तो यहां पास 2C होता है, वो हो जाता है क्या, 4C। फिर S फेज से जाता है G2, तो G2 फेज में क्या रहता है वो 4C, और G2 फेज से फिर से जाता है M फेज में, तो 2C, और 2C में क्या हो जाता है, वो डिवाइड हो जाता है। क्लियर है कि नहीं? किसके लिए बताया था इसको? द्विगुणित जीवों के लिए। उसके बाद हम लोगों ने किसके बारे में बात किया था कि मान लो अगुणित जीव है। कौन सा जीव है? अगुणित जीव है। ठीक है, तो उसमें जो G1 फेज रहेगा उसमें अमाउंट ऑफ डीएनए रहता है C। ठीक है, तो S फेज में जाता है तो क्या हो जाता है, डबल, तो क्या हो जाएगा 2C। फिर G2 फेज में वही कांस्टेंट रहेगा, 2C ही रहेगा, और जब वो फिर से M फेज में जाएगा तो वो C और C में क्या हो जाएगा, फिर से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ये बात किए थे हम लोग अमाउंट ऑफ डीएनए का। मतलब जब G1 फेज से S फेज में जब आप जाओगे, क्या बोल रहा हूं मैं, G1 फेज से जब आप लोग कौन से फेज में जाओगे, S फेज में, तो अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ेगा। लेकिन जब G2 से M फेज में जाओगे तो अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होता है, घटता है। और एक चीज हमेशा याद रखना कि समसूत्री कोशिका विभाजन में ना अमाउंट ऑफ डीएनए जो रहता है वो चेंज होता है, प्लॉइडी चेंज कभी नहीं होता। प्लॉइडी क्या होता है, प्लॉइडी ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, ध्यान से देखो। प्लॉइडी ऑफ क्रोमोसोम के बारे में जब आप लोगों को बता रहा था तो मैं क्या बोला था, ध्यान समझो। एक उदाहरण दिया था कि जो G1 फेज रहता है ना, उसमें जो एक सिंगल क्रोमेटिड है, ठीक है, वही क्या है, आपका क्रोमोसोम है। यानी कि जैसे कि ध्यान से समझो, मनुष्य में 46 गुणसूत्र है, तो गुणसूत्र को हम लोग कैसे दिखाएंगे, इस तरीके से दिखाएंगे। ठीक है ना, कौन से फेज में, G1 फेज में। वास्तव में G1 फेज में आप गुणसूत्र को देख नहीं सकते, तो 46 गुणसूत्र और 46 क्रोमेटिड, ऐसा स्थिति रहता है। क्लियर है कि नहीं? मतलब एक गुणसूत्र में केवल और केवल एक क्रोमेटिड रहता है। लेकिन जब आप लोग G2 फेज पढ़ोगे, S फेज आ जाता है। S फेज में क्या होता है, द्विगुणन होता है। तो G2 फेज में ये हो जाता है 92 क्रोमेटिड, और क्रोमोसोम का नंबर वही रहेगा 46 का 46। और गुणसूत्र कैसे दिखाते हो आप लोग, इस तरीके से। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। ठीक है ना। अब बात करते हैं हमारा जो मुख्य, जिस अवस्था के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है ना, वो है आपका M फेज। M फेज को एक बार तरीके के साथ यहाँ आपको पढ़ना है। ठीक है ना, गारंटी दे रहा हूं कि इस वीडियो के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, इसमें पूरा कवर करेंगे भाई हम लोग। ठीक है, देखो M फेज क्या होता है। ठीक है, कोशिका चक्र की सर्वाधिक नाटकीय अवस्था बोलते हैं जी। कोशिका चक्र की सर्वाधिक नाटकीय अवस्था है, मोस्ट ड्रामेटिक फेज बोलते हैं, सर्वाधिक नाटकीय अवस्था। क्यों बोलते हैं? ठीक है, ये आदमी बहुत नाटक करता है, बार बार बहाना बनाता है। समझ रहे हो कि नहीं? ऐसा टाइप का बोलता है, बहुत हो गया तेरा नाटक। यानी कि बार बार वो क्या करता है, अपना रूप चेंज करता है, अपना जो यानी कि वक्तव्य रहता है उसको चेंज कर देता है। समझ रहे हो ना? ऐसा बोलते हैं ना, नाटकबाज है तू करके। ठीक है, मतलब ये क्या होता है, कोशिका चक्र की सर्वाधिक नाटकीय अवस्था। मतलब जो तुम्हारा गुणसूत्र रहेगा ना, उसका यानी कि बार बार रूप क्या होते जाएगा, चेंज हो जाता जाएगा। कोशिका का जो अवस्था है वो लगातार क्या होते जाएगा, चेंज होते जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका चक्र की सर्वाधिक नाटकीय अवस्था। अच्छा, M फेज में ही हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, माइटोसिस, समसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ रहे हैं ना। समसूत्री विभाजन को समसूत्री विभाजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है, क्रोमोसोम नंबर ऑफ पेरेंट्स जो रहेगा, नंबर ऑफ पेरेंट्स, ठीक ना, इक्वल रहता है किसके, क्रोमोसोम नंबर ऑफ प्रोजेनी। ठीक ना, मतलब संतति के, ठीक है ना, गुणसूत्र की संख्या के बराबर आता है। मान लो 46 गुणसूत्र इसमें है, समझना बच्चों, 46 गुणसूत्र यदि पेरेंट्स में है, माता पिता में है, तो बच्चे में भी, ठीक है ना, बच्चे में भी कितना होगा, 46 गुणसूत्र। अच्छा, कैसा, हम लोग यहाँ पास बच्चे वाला कहानी बोल रहे हैं, वो कोशिका का, ठीक है ना, मातृ कोशिका, कोशिका को माँ पिता बोल रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं? और बच्चा संतति कोशिका बोल रहा हूं उसको। ठीक है ना, मैं यहाँ पास कोई ह्यूमन बीइंग को लेकर बात नहीं कर रहा हूं। क्लियर है कि नहीं? तो मैं क्या बोल रहा हूं कि मातृ कोशिका है, ठीक है ना, तो उसमें जो क्रोमोसोम का नंबर है सेम टू सेम जो संतति कोशिका आएगा उसमें भी वही क्रोमोसोम का क्या होगा, नंबर रहेगा। एक प्रकार का ये है तुम्हारा इक्वेशनल डिवीजन। समझ रहे हो कि नहीं? यहां तक क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ जाऊं कि नहीं? ठीक है, तो कोशिका चक्र की क्या है, सर्वाधिक नाटकीय अवस्था है। और इसमें जो, ठीक है, संतति कोशिका में क्रोमोसोम का नंबर रहता है वो पैतृक कोशिकाओं के नंबर के क्या रहता है, बराबर रहता है। यहां तक समझ आया? अच्छा,
इसके बाद आगे बढ़ते हैं ना, इसमें क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, यहां तक समझ आया कि नहीं। अच्छा, इसमें ना ध्यान से समझना, कोशिकांगों ऐसा लिखते हैं ना, कोशिकांगों का पुनर्संगठन होता है, रीऑर्गेनाइजेशन होता है, पुनर्संगठन होता है। एक चीज और याद रखना ये, ठीक है। और ये जो समसूत्री कोशिका विभाजन है, ये हमारे शरीर की दैहिक कोशिकाओं में, हमारे शरीर की दैहिक कोशिकाओं में पाया जाता है, हमारे शरीर की दैहिक कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है ना, दैहिक कोशिका में, ठीक है ना, सोमेटिक सेल बोलते हैं जिसको, दैहिक कोशिका में पाया जाता है। देखो कोशिका दो प्रकार का होता है, एक होता है जनन कोशिका और एक होता है आपका दैहिक कोशिका, ठीक है ना। तो जनन अंगों में पाई जाने वाली कोशिका को छोड़कर दूसरे कोशिका में जब हो रहा है तो उस प्रकार की जो कोशिका है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, दैहिक कोशिका। और दैहिक कोशिका में पाया जाता है आपका क्या, माइटोसिस, समसूत्री विभाजन। यहां तक क्लियर है कि नहीं, ये बताओ, समझ आ गया? चलो लिखो जल्दी, लिख लिए, चलो आगे बढ़े, ठीक। तो यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान से सुनना, ये जो तुम्हारा एम फेज रहते हैं ना, ठीक है, कोशिका विभाजन तुमको करना है, तो कोशिका का विभाजन कैसे कर रहा है, देखो पहले तो एक कोशिका था, उसका तुम लोग G0 फेज, S फेज, G2 फेज ऐसा लाए, ठीक है ना, यानी कि एक जो डीएनए था, ध्यान से समझना, उससे कितना डीएनए बना डाले हो, ध्यान से समझना जी, ऐसा बना डाले, 2 ठो बना दे, यानी कि अमाउंट चेंज कर चुके हो। अब इसमें क्या होगा, ध्यान से समझना। अच्छा, ये किसके अंदर है, केंद्रक के अंदर, क्लियर है कि नहीं। अब हमको इसको क्या करना है, 2 बराबर भागों में ऐसे डिवाइड करना है। ध्यान से समझना, पूरा कॉन्सेप्ट है, यहीं पास एकदम जोर लगाना, ठीक है। एक बार में कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, फिर टाइम पास है ये सब, ठीक है। अब ये यहाँ पास है, अब इसमें ये जो केंद्रक है, पहले तो केंद्रक को बांटेंगे, तो सबसे पहला चीज होगा आपका क्या, कैरियोकाइनेसिस। क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक विभाजन होगा, कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक विभाजन होगा, केंद्रक का क्या हो जाएगा, आपका विभाजन हो जाएगा बच्चों। ये है ऐसा, ठीक है। ये एक केंद्रक है, एक केंद्रक कितने भागों में डिवाइड हो जाएगा, 2 भागों में। अच्छा, इसमें केंद्रक विभाजन में ना 4 अवस्था पढ़ोगे आप लोग, अभी पढ़ेंगे, पूरा डिटेल पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, अभी आपको बस ओवरव्यू दे रहा हूँ। प्रोफेज पढ़ोगे, मेटाफेज पढ़ोगे, एनाफेज पढ़ोगे और टेलोफेज पढ़ोगे। पीएमटी करके याद रख लेना, ठीक है, पीएमटी करके, ठीक है ना, एक को साइलेंट रखना रही, ठीक है, ध्यान दो। तो कैरियोकाइनेसिस, अब यहाँ पास ये क्या हो गया आपका, ऐसे 2 भागों में डिवाइड हो गया। अब उसके बाद दूसरा प्रोसेस होता है आपका साइटोकाइनेसिस। क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, ठीक है ना। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, ठीक है, 2 मेथड होता है, एनिमल में अलग होता है और प्लांट में अलग होता है। एनिमल में होता है फरो मेथड या क्लीवेज मेथड बोलते हैं, खांच विधि, खांच विधि बोलते हैं बच्चों, ठीक है। ये कोशिका द्रव्य विभाजन का बात कर रहा हूँ ना, कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य क्या होता है, फ्लूइड जो रहते हैं ना, मैट्रिक्स जी, कोशिका के अंदर, उसको बोलते हैं क्या, कोशिका द्रव्य। तो ये कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। एक फेरो मेथड होगा एनिमल में, और एक जो आपका प्लांट रहता है ना, उसमें होता है आपका सेल प्लेट मेथड। क्या होता है, सेल प्लेट मेथड। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो आपका कोशिका रहेगा ना, ये क्या हो जाएगा, 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, एक ये कोशिका और एक ये कोशिका। क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ इसका केंद्रक, यहाँ पास इसका केंद्रक, इसमें इसका जेनेटिक मटेरियल, इसका इसमें जेनेटिक मटेरियल। क्लियर है कि नहीं। तो इस प्रकार से देखो 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है आपका, एक तो होता है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा होता है आपको साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो आज के वीडियो में तो पहले तो किसके बारे में पढ़ेंगे, पूरा कैरियोकाइनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, पूरा डिकोड करेंगे ना। अच्छा, यहाँ पर देखो 2C था, 2C से क्या हुआ है, अमाउंट 4C हुआ है ना, ये अमाउंट अभी भी क्या है, 4C है। फिर ये क्या हो गया, 2C, और ये भी क्या हो गया, 2C। नहीं समझ आ रहा है, 2 मिनट देखो, फिर से समझते हैं। देखो ऐसा रहा होगा सिंगल, ये G1, देखो G1 आ रहा है तो G1 फेज यहीं पास होता है ना, तो यहाँ पास भी ये G1 वाले में रहा होगा। मतलब यहाँ पास जो क्रोमोसोम है, ध्यान से समझना, 23 क्रोमोसोम है, ठीक है। 23 क्रोमोसोम नहीं बोलते जी, सॉरी, 46 क्रोमोसोम है। ध्यान से समझना, 46 क्रोमोसोम है। ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है। कितना है ये, 46 क्रोमोसोम है। अब ये 46 क्रोमोसोम है, ये 46 क्रोमोसोम में ही क्या बोल रहा हूँ मैं, 46 क्रोमेटिड है, 46 क्रोमेटिड है। अब ये कौन से फेज में आया, एस फेज में आया। कौन से फेज में आया, एस फेज में। तो ये 46 क्रोमोसोम था, वो कैसे दिखाई देगा, ध्यान देना। 46 क्रोमोसोम कैसे दिखाई देगा, 46 क्रोमोसोम जो है ये ऐसा, इस टाइप से इसका द्विगुणन होगा ना, ठीक है ना, ऐसे दिखाई देगा। मतलब टोटल कितना क्रोमेटिड हो जाएगा, 92 क्रोमेटिड। कितना हो जाएगा, 92 क्रोमेटिड। क्लियर है। अब ये हो गया। अब ध्यान से समझो,
यहाँ पास ऐसा स्थिति था, ध्यान से समझने का कोशिश करना। ये वाला पार्ट को मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना, ये वाला जो वास्तविक स्थिति है ऐसा समझो, 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके, और ये टोटल कितना होगा ऐसा 46 है। कितना है 46 ठोक है। यहाँ पास ऐसा सेंट्रियोल रहते हैं, ठीक है ना, एकदम लाइन्स में जम गए हैं। अब यहाँ पास ऐसे क्या होगा, जब आपका कैरियोकाइनेसिस होगा ना तो ये इधर से तरकु तंतु आएंगे, ठीक है ना, हर साइड से तरकु तंतु आए रहेंगे भाई, ठीक है, ये भाई, ये भाई, ये और ये, ठीक है, ये तरकु तंतु रहेगा। ये इसको क्या करेगा, खींचेगा, यहाँ पे बीच से स्प्लिटिंग हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझो, कोशिका तो वही है, यही वाला फेस बता रहा हूँ ना अभी मैं आप लोगों को, कैरियोकाइनेसिस को ही बता रहा हूँ ना, अभी इसमें एंट्री नहीं की है, अभी बस ओवरव्यू बता रहा हूँ कैसे होगा, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा एक साइड इधर, 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 ऐसा हो गया पूरा, ये वाला पूरा अलग हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, क्लियर है ना। तो देखो इधर फिर 23 आ गया, फिर इधर आ गया 23। अब ये पूरा संघनित होकर फिर से एक साथ ऐसे एक साथ हो गया, ये भी संघनित होकर फिर से एक साथ ऐसे हो गया, तो 2 केंद्रक हो गया। और ये 23 वाला, ठीक है ना, ये 23 आ गया, 46 है, ध्यान से समझो, सॉरी 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 माई मिस्टेक है, 46 गुणसूत्र है ना भाई, 46 गुणसूत्र है। 46 गुणसूत्र मतलब कितना क्रोमेटेड, 92 क्रोमेटेड, कितना क्रोमेटेड, 92 क्रोमेटेड। तो जब ये डिवाइड होगा तो इधर भी आएगा 46 और इधर भी क्या आएगा 46, ठीक है ना। तो इधर में 46 आ गया, लेकिन हाँ यहाँ पास एक चीज है कि यहाँ पास ये ऐसा था, गुणसूत्र इस तरीका के था, ठीक है ना, यानी कौन सा फेज वाला गुणसूत्र है, ये G2 वाला है। लेकिन यहाँ पास जब डिवीजन हो जाएगा तो ये कौन सा फेज वाला दिखेगा, G1 फेज वाला, यानी कैसा सिंगल वाला। क्लियर है, मैं प्लॉइडी एंड अमाउंट आपको क्यों पढ़ा रहा था, थोड़ा सा डिटेल है, लेकिन एक बार समझोगे हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है। छोटा छोटा चीज़ है, छोटी छोटी लड़ाइयों को जीतना है हमको, ठीक ना, छोटा छोटा चीज़ यही कॉन्सेप्ट बनाएगा आपका। अब एक बार अच्छे से समझ आगे होगा, कैसे पढ़ रहे हैं देखो, एक कोशिका है, कोशिका में ये सब आया, फिर एम फेज आया, एम फेज में क्या होता है ध्यान से समझना, सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, ठीक है। पहले क्या होगा, यहाँ पास जो तुम्हारा, ध्यान से समझना, यहाँ पास जो तुम्हारा ये गुणसूत्र है डुप्लीकेट होता है, 46 गुणसूत्र है, 46 गुणसूत्र मतलब 92 क्रोमेटिड, कितना क्रोमेटिड, 92 क्रोमेटिड। अब 92 क्रोमेटिड है, ध्यान से समझने का कोशिश करना, 92 क्रोमेटिड है, इसको स्प्लिट करेगा तो इधर कितना जाएगा 46, इधर भी कितना आएगा 46, तो 46 इधर हो गया और 46 इधर हो गया। क्लियर है कि नहीं, 46 इधर हो गया और 46 इधर हो गया। तो इस तरीका से आपका एक केंद्रक और ये दूसरा केंद्रक, केंद्रक का क्या हो गया विभाजन। और देखो गुणसूत्र की संख्या समान है ना, जो पेरेंट्स में था, ये पैतृक कोशिका है, जो पैतृक कोशिका में है वही आपका संतति कोशिका में भी रहेगा। इतना समझ आया कि नहीं आया ये बताओ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मिटा दूं ना, ये डायग्राम बना लेना, ओवरव्यू के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, पढ़ने के लिए। मैं ऑफलाइन में भी इसको नहीं बताया था, इस तरीके से होता है करके, ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग देख लेना। चल आगे बढ़ जाएं, ठीक है, मिटा रहा हूं भाई, ठीक है। तो एक चीज तुम लोगों को समझ आया होगा कि जो एम फेज रहता है ना, एम फेज में 2 चीजें होता है, एक तो होता है आपका कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है आपका साइटोकाइनेसिस। आज हम लोग जिस मुद्दे पर बात करेंगे वो मुद्दा है आपका अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है हमारा, ठीक है। क्या अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है, कैरियोकाइनेसिस क्या है, ध्यान दो, कैरियोकाइनेसिस क्या है, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस क्या है, और एक होता है आपका साइटोकाइनेसिस। तो आज तो मेन फोकस किस में रहेगा आपका, कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक विभाजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, केंद्रक विभाजन, ठीक है। जैसे बोलते रहते हो ना तो उतना टाइम समझ लिया करो, कई चीज़ें यानी कि थोड़ा सा पीछे कर लिया करो, राइटिंग यदि समझ नहीं आता है तो भाई, ठीक है, कोशिश जारी है कि राइटिंग सही हो जाए, ठीक है, लेकिन देखते हैं क्या होगा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, जीत भी नहीं होती, 50-50%, थोड़ा बहुत तो सुधर जाएगा, ठीक है, ध्यान दो। तो कैरियोकाइनेसिस में केंद्रक विभाजन में मुख्यतः कितना अवस्था रहता है, 4 अवस्था रहता है। सबसे पहला आता है आपका प्रोफेज, देखो हिंदी नाम भी याद करना है लेकिन ज्यादा महत्व देना है इंग्लिश नाम को, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। प्रोफेज होता है, दूसरा होता है मेटाफेज, तीसरा होता है एनाफेज और चौथा होता है आपका टीलोफेज, ठीक है। इसको बोलते हैं पूर्वावस्था, इसको हम लोग बोलते हैं मध्यावस्था, मध्यावस्था, इसको बोलते हैं पश्चावस्था, पश्चावस्था, और ये है आपका अंत्यावस्था, अंत्यावस्था। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। एक है आपका पूर्वावस्था, दूसरा है मध्य, तीसरा है पश्चावस्था और तीसरा है आपका अंत्यावस्था। अच्छा, सबसे ज्यादा टाइम कौन लेता है और सबसे कम टाइम कौन लेता है, कैसे याद रखोगे, प्रोफेज, मेटाफेज,
एनाफेज, टीलोफेज, ऐसा सोचोगे लेकिन नहीं, पहले प्रोफेज फिर मेटाफेज, सबसे ज्यादा टाइम तो प्रोफेज, उसके बाद मेटाफेज, उसके बाद आता है आपका एनाफेज की टीलोफेज, टीलोफेज क्या आएगा, टीलोफेज, उसके बाद आता है आपका एनाफेज। मतलब सबसे लंबी अवस्था होता है, ठीक है ना, सबसे लंबी अवस्था होता है क्या आपका प्रोफेज, और सबसे छोटा जो अवस्था रहता है वो होता है आपका एनाफेज, सबसे छोटा अवस्था रहता है, सबसे छोटी अवस्था होती है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, 4 भागों में डिवाइड करते हैं, पहला प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज, चौथा टीलोफेज, और सबसे ज्यादा लंबा रहता है कौन, आपका प्रोफेज, और सबसे छोटा रहता है आपका एनाफेज। कोई भी गलती नहीं करेगा, टीलोफेज सबसे छोटा रहेगा। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं क्या? ठीक है, तो शुरू करें, शुरुआत करूं जी प्रोफेज से। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला अवस्था पढ़ेंगे हम लोग क्या, प्रोफेज। क्या पढ़ेंगे? प्रोफेज। ठीक है ना, कैरियोकाइनेसिस पढ़ रहे हैं, कैरियोकाइनेसिस का सबसे पहला अवस्था प्रोफेज। ठीक है, चलो कॉपी पेन उठाओ तो, ठीक है, लिखना स्टार्ट करेंगे भाई। ठीक है, पहले लिखाते जाऊंगा, उसके बाद आप लोगों को समझाएंगे। ठीक है, सबसे पहला अवस्था है आपका प्रोफेज, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पूर्वावस्था। ठीक है, हिंदी नाम में मैं कंफ्यूज हूँ, एक बार देख लेना आप लोग। ठीक है ना, प्रोफेज। ठीक है, सबसे पहला अवस्था है आपका प्रोफेज। ठीक है, चलो शुरू करूं क्या? ठीक है, चलो लिखते हैं भाई। देखो, एक कोशिका चक्र बनाए थे, याद करो, कोशिका चक्र में ये आपका G1 फेज, ये S और ये G2, ये आया M फेज। तो क्या लिखोगे? पहला S व G2 फेज के पश्चात, S व G2 फेज के पश्चात यह, ठीक है ना, यह अंतरावस्था का यानी कि इंटरफेज का, अंतरावस्था यानी कि इंटरफेज का, इंटरफेज का प्रथम अवस्था है, प्रथम अवस्था है। क्लियर है कि नहीं? जैसे ये देखो, ये देखो, ये एम फेज है, इसको 2 भागों में डिवाइड किया हूं मैं, कैरियोकाइनेसिस और एक साइटोकाइनेसिस। चलो थोड़ा सा बड़े बना देता हूं जी। ठीक है, ये देखो ऐसा है ना, ये है, थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, G1 S G2, ये एम फेज है, एम फेज को 2 भागों में डिवाइड कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, एक हो जाता है आपका, ये ऐसा कर देता हूँ, ये है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, और ये वाला जो है आपका, ये हो जाता है आपका, ठीक है ना, इसको लिख देते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है ना, कैरियोकाइनेसिस में कितना अवस्था है? 4। ठीक है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, तुम लोग देख लेना। तो कैसे बोलोगे? S और G2 फेज के बाद, ठीक है ना, ये इतने को क्या बोलते हैं, ध्यान से समझो। ठीक है, S और G2 के पश्चात यह अंतरावस्था के पश्चात, यह अंतरावस्था नहीं है जी, ये M फेज का, सॉरी मेरा मिस्टेक है, यह M फेज का, M फेज का प्रथम अवस्था। तो ये है आपका क्या, M फेज। ठीक है ना, तो क्या बोल रहा हूं मैं, पूर्वावस्था क्या है, S फेज और G2 फेज के पश्चात, S और G2 फेज के पश्चात M फेज का ये पहला अवस्था है। क्लियर है कि नहीं? यहां तक समझ आया? ठीक है, यहां तक क्लियर है? कैसे बताओगे? ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, S और G2 फेज के पश्चात M फेज का यह प्रथम अवस्था है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्वावस्था। क्या बोलते हैं? पूर्वावस्था। ठीक है ना, इस प्रवस्था में क्या होता है, जो आपका DNA रहता है, इसमें DNA धागे के रूप में, धागे के जाल के रूप में फैले हुए, और उसी को क्या बोला था मैं, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन रूप में, क्रोमेटिन रूप में, क्रोमेटिन रूप में, क्रोमेटिन रूप में पाए जाते हैं। क्लियर है कि नहीं? क्या बोला था, याद करो। ठीक है, यहाँ पास ये ऐसा रहता है, यहाँ पास भी यही रहेगा, यहाँ पास भी ऐसा रहेगा। ठीक है ना, अब जब इस अवस्था में आएगा, प्रोफेज अवस्था में, तो यही तो अवस्था तो दिखेगा ना आपको, लेकिन हाँ, इस अवस्था में क्या होगा, जो DNA आपका जाल के रूप में फैला हुआ दिखाई दे रहा है, वो क्या होगा, संघनन करना शुरू कर देगा। मतलब इस प्रवस्था में गुणसूत्र का संघनन होना प्रारंभ हो जाता है। कंप्लीट नहीं होता, बोल रहा हूं, संघनन होना प्रारंभ होता है, होना प्रारंभ हो जाता है। मतलब ये जो ऐसा धागे के रूप में फैला हुआ है ना आपका, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा, इस तरीके से आपका क्रोमोसोम में। ठीक है, इस तरीके से आप किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा, क्रोमोसोम में। ठीक है, और पूरी तरीके से ऐसा यानी कि वो कंप्लीट नहीं हुआ रहता, प्रारंभ बस हुआ रहता है। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आया? लिखो, चलो लिखो लिखो लिखो।
ठीक है, चलो लिख ले, आगे बढ़ते हैं। देखो अब उसके बाद क्या बोल रहा हूँ मैं, चलो एक डायग्राम बना रहा हूँ, इसको ध्यान से देखो, ये ऐसा है, ठीक है, ये है आपका केंद्रक। अब केंद्रक है, केंद्रक के अंदर ये आपका है क्या, क्रोमेटिन, ठीक है ना। अब ये जो क्रोमेटिन है ध्यान से समझना, ये सबसे पहले ये कौन सा अवस्था का है, G2 फेज का है, ठीक है। और यहाँ पास सेंट्रियोल डबल हुआ था तो ऐसा टाइप से है, ये एक ही जगह ऐसे डबल होकर हुआ है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, ये जो तुम्हारा कोशिका रहेगा, ठीक है ना, अर्ली प्रोफेज का बात कर रहा हूँ, शुरुआती प्रोफेज का, अर्ली प्रोफेज का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा केंद्रक के अंदर गुणसूत्र रहेगा वो धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाएगा, संघनित होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, ठीक है। ऐसा 46 ठोक है ना, मैं दिखाने के लिए कितना दिख रहा हूँ, केवल एक। अब दूसरा चीज ये बोल रहा हूँ कि जो सेंट्रियोल रहते हैं, कोशिका में उपस्थित सेंट्रियोल, सेंट्रियोल जो कि कब बने थे याद करो, एस फेज में, जो कि एस प्रवस्था के दौरान द्विगुणित हुए थे। एक ठोक रहता था वो द्विगुणित हुआ था, एस प्रवस्था में पढ़ाया था ना मैं, ठीक है। तो कोशिका में उपस्थित सेंट्रियोल जो कि एस प्रवस्था में द्विगुणित हुए थे, द्विगुणित हुए थे, वे विपरीत ध्रुवों की ओर जाना शुरू कर देते हैं, विपरीत ध्रुवों की ओर, ध्रुवों की ओर जाना प्रारंभ कर देते हैं। क्लियर है कि नहीं, मतलब एक चला जाएगा, चलो इस साइड चला जाएगा, ठीक है ना, चलो इसको ऐसे कर दिए रहता हूँ, ऐसे कर दिया रहता हूँ, दोनों ठोकना ऐसा था सेंट्रियोल। अच्छा एक चीज याद रखना ना, एक सिंगल होता है, ध्यान समझना, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ कोशिकांग है सेंट्रियोल, एक सिंगल को ऐसा सेंट्रियोल बोल रहा हूँ। जब दो ठोक रहता है तो उसको सेंट्रोसोम बोलता हूँ, सेंट्रोसोम किसको बोलता हूँ, ऐसा रहेगा, ऐसा दो ठोक रहेगा, एक दूसरे के लंबवत रहता है। और एक होता है आपका सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर किसको बोलते हैं, ये आपका जो गुणसूत्र बनता है ना, ठीक है, क्रोमोसोम रे, तो क्रोमोसोम का दोनों का जो कटान बिंदु रहता है, मध्य बिंदु रहता है, ध्यान दो तो इधर दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो ये वाला जो कटान बिंदु रहता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेंट्रोमियर। क्लियर है कि नहीं, तो सेंट्रियोल अलग चीज है, सेंट्रोसोम अलग चीज है और सेंट्रोमियर अलग चीज है। लेकिन हम लोग जब पढ़ेंगे ना अभी कोशिका चक्र, सेंट्रियोल सेंट्रोसोम लगभग समान मानकर चलेंगे। क्लियर है कि नहीं, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो सेंट्रियोल है, ठीक है ना, जो द्विगुणित हो चुका है वो क्या चला जाएगा, विपरीत ध्रुवों में चला जाएगा। ये थोड़ा सा ऐसे मोटा बना देता हूँ ऐसे करके, ठीक है, ऐसा चला गया है, विपरीत ध्रुवों में चला जाता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखना, जो एनिमल रहेगा, एक मिनट ना, हाँ ध्यान से समझना, एनिमल जो रहता है, ठीक है ना, एक मिनट ऐसा लिख देते हैं, एनिमल में क्या होता है, सेंट्रियोल किस तरीके से, ठीक है ना, एक मिनट देखना, जो एनिमल सेल रहता है उसमें सेंट्रियोल के चारों ओर, ठीक है ना, एनिमल सेल है उसमें सेंट्रियोल के चारों ओर, सेंट्रियोल के चारों ओर, चारों ओर, एनिमल में क्या बोल रहा हूँ, सेंट्रियोल के चारों ओर जलीकरण प्रक्रिया द्वारा, ठीक है ना, कौन, ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन, प्रोटीन जलीकरण प्रक्रिया के द्वारा, जलीकरण प्रक्रिया के द्वारा क्या बनाता है, एस्टर बनाता है भाई, द्वारा क्या बनाता है, एस्टर का निर्माण करता है, एस्टर का निर्माण करता है। क्लियर है कि नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान समझना, ये जो तुम्हारा देखो सेंट्रियोल है ये, ठीक है, सेंट्रियोल सेंट्रोसोम बोल रहा हूँ, इसके चारों ओर क्या आ जाएगा, आपका ट्यूबुलिन प्रोटीन इकट्ठा हो जाता है, क्या इकट्ठा हो जाएगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन, और वो क्या बनाएगा, एस्टर का निर्माण करेगा, किसका निर्माण करेगा, एस्टर का निर्माण करेगा। और इस कारण हम लोग इसको बोलते हैं एम्फी एस्ट्रल, क्या बोलते हैं एनिमल सेल को, एम्फी एस्ट्रल, ठीक है ना, यानी एनिमल सेल में होता है आपका एम्फी, AMPHI, एम्फी, दो ठोक है ना, दो ठोक के लिए उभयचर पढ़ते हो एम्फीबिया, ठीक है ना, एम्फी, एम्फी मतलब दो चीज बोल रहा हूँ मैं। क्लियर है कि नहीं, तो देखो दो सेंट्रियोल है ना, तो यहाँ पास होता है एम्फी एस्ट्रल माइटोसिस निर्माण, तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, एम्फी एस्ट्रल माइटोसिस। मतलब एम्फी एस्ट्रल माइटोसिस कहाँ होता है करके कभी पूछेगा, एक नंबर का आता है बस, तो किस में होता है आपका, एनिमल में। अच्छा एक चीज और याद रखना, प्लांट में सेंट्रियोल नहीं होता जी। ये सेंट्रियोल का महत्व क्यों है, ध्यान से समझो, ये जो आपका सेंट्रियोल रहता है ना, ये जो सेंट्रियोल रहता है इसमें से ना ऐसा टर्कू तंतु निकलता है, स्पिंडल फाइबर निकलता है, जो कि ना इस
इसके ऊपर जाकर लगता है, किसके ऊपर, ये जो सेंट्रोमियर बने है ना, इसके ऊपर जाकर चिपकता है, यहाँ कैग्नेटोकोर रहता है, उससे तो ऐसा खींचने का काम करता है। दो ठोक ऐसे जुड़ा हुआ है, ध्यान से समझो, ऐसा दो ठोक जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब दोनों को अलग करना है, तो एक धागा इधर से आता है, एक धागा इधर से आएगा, तो दोनों को ऐसे अलग करेगा, वो स्प्लिट करने का काम करता है, अलगाव करने का काम करता है। क्लियर है कि नहीं, यहां तक समझ आ रहा है। तो यहां पास अलगाव करने का काम करता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो सेंट्रियोल रहता है वो किस में पाया जाता है, एनिमल में पाया जाता है, इस कारण उसको बोलते हैं एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस हो रहा है, उसमें बोलते हैं। लेकिन जो तुम्हारा प्लांट रहता है उसमें सेंट्रियोल अनुपस्थित होता है, ये एकदम पते का बात है, सेंट्रियोल क्या होता है, अनुपस्थित होता है। इस कारण हम लोग बोलते हैं इसको एनएस्ट्रल, एनएस्ट्रल क्या बोलते हैं, एनएस्ट्रल। तो ये वाला पॉइंट बस याद रखना बच्चों, ठीक है ना। एक नंबर का क्वेश्चन आता है, एनएस्ट्रल क्या होता है, तो एनएस्ट्रल होता है आपका प्लांट, क्योंकि उसमें सेंट्रियोल क्या होता है, अनुपस्थित। इतना समझ आया कि नहीं भैया, इतना ज्यादा डिटेल कहा जा रहा हूं, जरूरी है, डिटेल आज नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे, ठीक है। और ये ज्यादा डिटेल नहीं है, इसके भी आगे और पढ़ना रहता है, ठीक है ना। और आपके कोर्स में ये दिया है भाई, ठीक है ना, तो इतना तो पढ़ना पड़ेगा ना, मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। बोलते हैं ना बुक है इतना सारा, पढ़ना है इतना, पेपर में आता है इतना और लिखते हो इतना, ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा लिखना, ठीक है। तो देखो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, प्रोफेस समझ आया कि नहीं, क्या बोलो, फटाक से रिवीजन करो। एस और G2 फेज के पश्चात आता है, हाँ आता है, ठीक है। इस प्रवस्था में डीएनए जो रहता है जाल के रूप में, क्रोमेटिन के रूप में फैला रहता है, हाँ फैला रहता है। इस प्रवस्था में गुणसूत्र का संघनन होता है, हाँ संघनन होकर ये बना, क्लियर है। उसके बाद क्या बोल रहा हूँ, सेंट्रियोल जो रहता है जो कि एक साथ रहता है, वो विपरीत ध्रुव में, एक अलग ध्रुव में, एक अलग ध्रुव में चला जाएगा, क्लियर है, अलग अलग ध्रुव में चला जाता है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जो एनिमल रहता है ना, उसमें सेंट्रियोल उपस्थित रहता है, सेंट्रियोल के चारों ट्यूबुलिन प्रोटीन इकट्ठा होता है, और वो किसका निर्माण करता है, एस्टर का, तो उसको बोलते हैं एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस। क्या बोलोगे, एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस। लेकिन जो तुम्हारा प्लांट रहता है उसमें सेंट्रियोल क्या होता है, अनुपस्थित, इस कारण उसको बोलते हैं एनएस्ट्रल। क्या बोलते हैं, एनएस्ट्रल। यहां तक समझ आया, क्लियर है कि नहीं, यहां तक समझ आया कि नहीं, ठीक है। देख लो भाई एक बार, ठीक है, देख लो देख लो देख लो। आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा यहां तक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये यहां तक का कहानी हो गया। अब लास्ट में इसमें क्या होता है, प्रोफेज में ना, ये मिटा रहा हूं ना मैं, ठीक है, मिटा दूं, लिख लिए ना, चलो। ठीक है, अब यहां पास क्या हो रहा है, ध्यान से समझना। चौथा हो गया था वही, विपरीत ध्रुव में चले जाते हैं, विपरीत ध्रुव में। तो देखो संघनन वाला प्रोसेस हो गया था, ठीक है ना। और उसके बाद क्या बोल रहा था आप लोगों को, संघनन हो गया था, और ये वाला जो सेंट्रियोल था वो कहाँ चला गया था, विपरीत ध्रुव पर चला गया था। नेक्स्ट देखो चौथा क्या बोल रहा था, मैं ध्यान से समझने का कोशिश करना। चौथा क्या बोल रहा हूँ, लेट। अब बात कर रहा हूँ अर्ली प्रोफेज का, कहानी खत्म ना यहाँ तक। लेट प्रोफेज में क्या होता है, यानी कि प्रोफेज के अंत टाइम में, ठीक है ना। लेट प्रोफेज में क्या होगा, तुम्हारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है, अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है, और गोल्जी बॉडी, गोल्जी क्या बोलते हो ना, ठीक है। और क्या है, केंद्रिका, न्यूक्लियोलस रहता है, ठीक ना, केंद्रिका। ये अंत में क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, ये तीनों के तीनों क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। मान लो केंद्रिका गायब हो रहा है, इसका मतलब ये है कि अब प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, प्रोटीन संश्लेषण होना बंद हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, प्रोटीन संश्लेषण होना क्या हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कंप्लीट नहीं होगा, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण का क्रिया ही नहीं हो रहा, मतलब ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है। अच्छा ये हो जाएगा। अच्छा उसके बाद सबसे लास्ट में होता है जो आपका केंद्रक के चारों ओर, ठीक है ना। ये यहाँ पास देखो अंतःप्रद्रवी जालिका वगैरह रहा होगा, गोल्जी बॉडी रहा होगा, ठीक है ना, ठीक है। ये सब जो रहता है, ठीक है, ये सभी क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, ठीक है। और अंत में क्या हो जाता है, केंद्रक के चारों ओर उपस्थित जो केंद्रक झिल्ली है, केंद्रक के चारों ओर उपस्थित केंद्रक झिल्ली, चारों ओर उपस्थित केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली क्या हो जाएगा, गायब होना प्रारंभ कर देता है। गायब नहीं होता, गायब होना प्रारंभ कर देता है, गायब होना प्रारंभ कर देता है। क्लियर है कि नहीं, कंप्लीटली इनविजिबल है क्या भी नहीं, तो ऐसा धीरे 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 क्या होने लग गया है, वो गायब होना स्टार्ट कर दिया। क्लियर है कि नहीं, पूरी तरीके से गायब हुआ है क्या, नहीं। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट होता है कि आपका प्रोफेज। समझ आया कि नहीं, मुख्यतः क्या चीज हुआ है, गुणसूत्र का संघनन हुआ है, सेंट्रियोल विपरीत ध्रुव पर गया, उसके बाद ER, ठीक है ना, गोल्जी बॉडी है, और आपका क्या है तुम्हारा न्यूक्लियोलस है, वो सब क्या हो गया, गायब। और अंत में क्या गायब हो गया, केंद्रक झिल्ली। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा प्लांट क्या होता है बोलो मैं, एनएस्ट्रल।
और जो एनिमल होता है वो क्या होता है बोला हूं मैं, एम्फिस्टल। क्या होता है, एम्फिस्टल। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट अवस्था में बढ़े, ये प्रोफेज का कहानी खत्म ना। अब बात करते हैं किसका हम लोग, मेटाफेज का। किसका, मेटाफेज का। लिख लिए हो ना, ठीक है। चलो मेटाफेज का शुरू करते हैं। मेटाफेज बोले तो मध्यावस्था, ठीक है। एक मिनट बस, ठीक है। लिख रहे हो कि नहीं साथ साथ जी, लिखते रहो, ठीक है ना। नहीं लिखोगे तो फिर बाद में दिक्कत जाएगा, ठीक है। चलो देखो, दूसरा अवस्था है आपका क्या, मध्यावस्था, ठीक है। दूसरा अवस्था है आपका क्या, मध्यावस्था, मध्यावस्था, ठीक है। मेटाफेज, मध्यावस्था बोले तो मेटाफेज। क्लियर है कि नहीं, मेटाफेज, ठीक है। जहां पास से प्रोफेज खत्म हुआ था वहीं पास से क्या होगा, मेटाफेज शुरू होगा। क्या होता है, तो यहां पास पहला केंद्रक झिल्ली पूर्णतः गायब हो जाती है। केंद्रक, एक मिनट, केंद्रक झिल्ली पूर्णतः गायब हो जाती है। क्लियर है कि नहीं, उसमें गायब होना प्रारंभ किया था ना, और इसमें क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। यहां तक क्लियर है कि नहीं, एक मिनट ना, डस्टर देखने दो तो भाई मेरे को। हाँ ठीक, ठीक है। यहां तक हो गया। अब देखो एक डायग्राम बनाते हैं ना, मैं क्या बोल रहा था, ये है। अब देखो केंद्रक झिल्ली गायब हो गया। अब ये तुम्हारा क्या है, गुणसूत्र है। कितना टोका है, 46 टोका है ना, और ऐसा। तो तुम्हारा जो गुणसूत्र है किसमें फैल गया, साइटोप्लाज्मा में फैल गया पूरा, ठीक है। किसमें फैल गया, साइटोप्लाज्मा में, ठीक है। तो क्या लिखोगे, दूसरा गुणसूत्र साइटोप्लाज्मा में, प्लाज्मा में फैल जाता है, साइटोप्लाज्मा में फैल जाता है। साइटोप्लाज्मा में कौन फैल गया, आपका गुणसूत्र संघनित तो हो चुका था, ठीक है ना। अच्छा, ये पूरी तरीके से अभी ऐसा ऐसा फैला हुआ है ना, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, समझ रहे हो ना। गुणसूत्र ऐसा साइटोप्लाज्मा में क्या हो गया है, फैल चुका है, ठीक है ना। अब जो गुणसूत्र है ना, ठीक है ना, संघनन उस टाइम में क्या हो रहा था, संघनन प्रारंभ हुआ था, पूरी तरह से संघनित हुआ था क्या, नहीं। यहां पास क्या लिखोगे, गुणसूत्रों का संघनन पूर्ण हो जाता है। गुणसूत्रों का संघनन, गुणसूत्रों का संघनन क्या हो जाता है आपका, पूर्ण हो जाता है। गुणसूत्रों का संघनन पूर्ण हो जाता है, ठीक है। गुणसूत्र का संघनन क्या हो जाएगा आपका, पूर्ण हो जाता है। और इसी अवस्था में ही ना, इसी अवस्था में गुणसूत्र के साइज का, ठीक है, मॉर्फोलॉजी का, और किसका, नंबर का। याद रखना ना, ये फेज एकदम ज्यादा एमपी है, ठीक ना। साइज का अध्ययन करेंगे, मॉर्फोलॉजी का, और नंबर का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। शेप नहीं बोला हूं ना मैं, साइज बोला हूं, ठीक है ना। आकार, आकार, आकृति नहीं बोला हूं, आकार कितना बड़ा है कितना छोटा है, ठीक है ना। मॉर्फोलॉजी, नंबर का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। यहां तक समझ आया कि नहीं, क्लियर है ये। आगे बढ़ जाऊं क्या, ठीक है। गुणसूत्र का क्या हो गया, पूरी तरीके से क्या हो गया है, संघनन हो गया। अब ध्यान से समझना, गुणसूत्र का संघनन हो गया है, एक मिनट ना। गुणसूत्र का यदि संघनन हो गया तो किस तरीके से दिखाई देगा, ध्यान से देखो। मैं इस तरीके से भी बना सकता हूँ, ठीक है। देखो एक मिनट ना, ठीक है। उतना अच्छा खासा डायग्राम नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन समझाने के लिए बेस्ट है, ठीक है। ध्यान से देखना थोड़ा सा, एक मिनट ना। ये देखो, ये कहानी है, ठीक है। ये एक क्रोमेटिड है, ध्यान से देखो। ये भी क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड है। ये भी क्या है आपका, क्रोमेटिड है। क्लियर है ना, ये क्रोमेटिड है। यहाँ पास ये क्या है आपका, सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर है। क्लियर है कि नहीं। अच्छा, यहाँ क्रोमोनीमीटर रहता है, क्लियर है। यहाँ पास क्या रहता है आपका, क्रोमोनीमीटर रहता है। अच्छा, ये आपका है क्या, सेंट्रोमियर। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, ये जो सेंट्रोमियर रहता है ना, अच्छा, ये दोनों क्रोमेटिड को ही मिलाकर हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्रोमोसोम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बच्चों, क्रोमोसोम बोल रहे हैं। क्लियर है। ध्यान से देखो, मॉर्फोलॉजी का अध्ययन करते हैं बोल रहा हूँ ना, तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये तुम्हारा क्या है, दोनों क्रोमेटिड मिलाकर क्या बना दिया, क्रोमोसोम। और ये यहाँ पास क्या है आपका, सेंट्रोमियर। क्या है ये, सेंट्रोमियर। अब ये जो सेंट्रोमियर रहता है ना, यहाँ पास एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। यहाँ पास आपका एक क्या रहता है, डिस्क शेप स्ट्रक्चर रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं हम, काइनेटोकोर, ठीक है। डिस्क शेप स्ट्रक्चर रहता है, डिस्क शेप स्ट्रक्चर रहता है, स्ट्रक्चर, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर, काइनेटोकोर,
क्या बोलते हैं बच्चों? काइनेटोकोर। और ये जो काइनेटोकोर रहता है ना, तो तुम लोगों को बताया था सेंट्रियोल से क्या आता है? तर्कुतंतु आता है, स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर ना इसी काइनेटोकोर से जुड़ते हैं। तो यहां पास लिख देते हैं स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर इसी से आकर जुड़ते हैं, इसी से आकर जुड़ते हैं, आकर जुड़ते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो ये जो आपका डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, काइनेटोकोर बोल रहे हैं जिसको, इसी में से आकर आपका कौन जुड़ेगा? ऐसा तर्कुतंतु आएगा और वो जुड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? एक काइनेटोकोर में एक तर्कुतंतु। मतलब जैसे कि एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे 46 गुणसूत्र है, ठीक है, तो 46 गुणसूत्र है तो उसमें कितना क्रोमेटिड है? 92 क्रोमेटिड होगा। कितना? 92 क्रोमेटिड, ठीक है। और 92 ही क्या होगा आपका? काइनेटोकोर भी होगा। 92 काइनेटोकोर, और 92 काइनेटोकोर हो रहा है तो 92 क्या होगा? स्पिंडल फाइबर होगा, तर्कु तंतु होगा। क्लियर है कि नहीं? ये इतना तो याद ही रखना है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? क्लियर है? एक बार देख लो, कहीं पास कुछ डाउट है क्या? ठीक है, आगे बढ़ जाऊँ क्या? आगे बढ़ जाए क्या? ठीक है। ये जो स्पिंडल फाइबर रहता है ना, जो यहाँ पास आकर जुड़ता है, बोल रहा हूँ स्पिंडल फाइबर ट्यूबलिन प्रोटीन से बना रहता है जी, ट्यूबलिन प्रोटीन से निर्मित रहता है, ट्यूबलिन प्रोटीन से निर्मित होता है, निर्मित होता है। ठीक है, ट्यूबलिन प्रोटीन में ना मिथियोनिन अमीनो अम्ल रहता है, मिथियोनिन एमिनो एसिड उपस्थित होता है। क्लियर है? याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो। ठीक है, उतना डिटेल नहीं जानना है, लेकिन इतना याद रखना कि हाँ सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर से डिस्क लाइक स्ट्रक्चर रहता है, काइनेटोकोर बोलते हैं, और स्पिंडल फाइबर जो आता है ना सेंट्रियोल से निकलकर वो इसी में आकर जुड़ता है। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है ना, अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये तो कहानी समझ आया कि नहीं? 46 गुणसूत्र कितना क्रोमेटिड होगा? 92 क्रोमेटिड। मनुष्य में देख रहा ना 40 है तो कितना? 92 क्रोमेटिड क्रोम। अब एक तुम्हारा गुणसूत्र है उसमें कितना रहता है? काइनेटोकोर 2, तो इसमें भी कितना है? 40 दूनी 92, और हर एक से कितना आकर जुड़ता है? स्पिंडल फाइबर 1, तो कितना हो जाएगा? 92 स्पिंडल फाइबर। यहां तक समझ आया कि नहीं? अच्छा, एक चीज और याद रखना, इसको मिटा दूं ना, ठीक है। चौथा पॉइंट देखते हैं, ध्यान से समझना। चौथा पॉइंट, स्पिंडल फाइबर जो रहेगा दो तरीका से जमता है। स्पिंडल फाइबर दो तरीके से जमते हैं, दो तरीके से जमते हैं। जैसे कि नॉर्मल ऐसा सेल है ना, ठीक है। अब नॉर्मल सेल है, इसमें वैक्यूल नहीं है, ये आपका केंद्रक तो गायब हो गया है, ठीक है ना। गुणसूत्र है, ठीक है, कौन उपस्थित है? आपका गुणसूत्र है, ठीक है ना। तो ये मान लो ये सेंट्रियोल है, ये भी सेंट्रियोल है, ठीक है, सेंट्रियोल है, आपका ऐसा है गुणसूत्र, ऐसा मेटाफिजिक प्लेट बना दिया, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर स्पेशल मस्त एक निश्चित क्रम में ऐसा जमा रहेगा। क्लियर है कि नहीं? स्पिंडल फाइबर जो रहेगा वो क्या रहेगा? एकदम अच्छा खासा जमा रहेगा, इक्वेटर पर ऐसा आकर जुड़ेगा। तो इस टाइप का जो तुम्हारा स्पिंडल फाइबर जमता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर, सिमेट्रिक सममित तर्कुतंतु स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, ठीक है ना। लेकिन तुम लोग एक चीज ध्यान दो कि ये कोशिका है, लेकिन पादप कोशिका में क्या उपस्थित होता है? वैक्यूल उपस्थित होता है, ठीक है। तो क्या होगा, जो तुम्हारा इक्वेटर है वो क्या हो जाएगा? जो गुणसूत्र रहेगा वो साइड खिसक जाएगा। तो यहाँ पास ध्यान से समझना, तर्कुतंतु का निर्माण कैसे होगा? यहाँ से होगा। अच्छा, सेंट्रियोल तो नहीं होता ना, याद रखना, ठीक है। तर्कुतंतु आया, तर्कुतंतु क्या होगा? असममित रूप से जमेगा, इसको बोलते हैं असिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर। वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल जब पढ़ोगे ना तुम लोग, प्लांट रिप्रोडक्शन चैप्टर जब चलेगा ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट करके, तो उसमें असिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर कैसे जमते हैं ये करके आता है, ठीक ना। तो दो प्रकार का सेल बनता है, एक ऊपर वाला जो सेल रहेगा वो बड़ा हो जाएगा, नीचे वाला सेल क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है, उसके बारे में पढ़ोगे। तो यहाँ पास ना असिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर जमता है। क्लियर है कि नहीं? मतलब दो तरीका से जमा। यहाँ तक क्लियर है? समझ आया कि नहीं? स्पिंडल फाइबर कितने तरीके से जमते हैं? दो टाइप से, बस इतना याद रखना, सिमेट्रिक स्पिंडल और असिमेट्रिक। सिमेट्रिक किसमें होगा? एनिमल में। किसमें होगा? एनिमल में। और ये वाला किसमें होगा? प्लांट में। क्लियर है? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? ठीक है। अच्छा, दो तरीके से जमेगा बोल दिया हूँ स्पिंडल फाइबर। अब आगे बढ़ते हैं ना, मिटा रहा हूं ना चौथा, पांचवा देखो, पांचवा क्या होता है, ठीक है ना। अब क्या होगा, ध्यान समझना, ये यहां तक कहानी, ये तुम्हारा क्रोमोसोम इधर उधर बिखरा हुआ है। अब ये जो क्रोमोसोम रहते हैं एक रेखा पर क्या आते हैं, स्पिंडल फाइबर द्वारा
एक ही लाइन में इकट्ठा होते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। क्रोमोसोम के जो दोनों क्रोमेटिड रहते हैं, क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड के काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर द्वारा से जुड़ जाते हैं वह एक सीधी रेखा या सीधी रेखा के तल में पंक्तिबद्ध, क्या हो जाता है? पंक्तिबद्ध हो जाता है भाई, पंक्तिबद्ध हो जाते हैं। इसे मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटाफेज प्लेट, मेटाफेजिक प्लेट बोल देते हैं, मेटाफेज प्लेट कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? असल में क्या हुआ, अब ये जो तर्कु तंतु आया था ना, वो इन सभी को क्या करेगा, ध्यान से समझने का कोशिश करना बच्चों। ये तर्कु तंतु इधर से समझ रहे हो ना, इन सभी को ऐसा खींचेगा, समझ रहे हो, और इन सभी को क्या कर देगा, एक निश्चित तल में ला देगा। और कैसे ला देगा, ध्यान से समझना। ये तुम्हारा एक निश्चित एक सीधा रेखा तल में ला दिया, ठीक है ना। ये तुम्हारा ये, ठीक है ना, ये तर्कु तंतु ऐसे निकला है ना, एक सीधा तल में ला दिया। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये आपका क्या बन गया, मेटाफेजिक प्लेट, मेटाफेज प्लेट बोल देते हैं इसको, मेटाफेज प्लेट। यहां तक समझ आया कि नहीं? क्लियर है? ये आपका क्या बन गया, मेटाफेज प्लेट। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। तो इस तरीके से आपका कौन सा अवस्था कंप्लीट हो गया। अब मध्यावस्था। मैं क्या बोला, मध्यावस्था में देखो, जो केंद्रक झिल्ली होगा वो पूरी तरीके से गायब हो जाएगा, गुणसूत्र का संघनन पूरा हो जाएगा, साइज का अध्ययन करते हैं, मॉर्फोलॉजी का करते हैं, फिर ये पूरा स्ट्रक्चर बताया। उसके बाद क्या बोला, जो स्पिंडल फाइबर रहता है वो दो प्रकार से जमता है, एक तो सिमेट्रिक और असिमेट्रिक। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, हाँ जम जाएगा, वो क्या करेगा, सभी के सभी गुणसूत्र एक रेखा में पंक्तिबद्ध कर देगा और उसको बोलेंगे मेटाफेजिक प्लेट। क्लियर है कि नहीं? यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट अवस्था पढ़ते हैं आपका, ठीक है, सेकंड लास्ट जो अवस्था है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एनाफेज, पश्चावस्था। क्या पढ़ेंगे, पश्चावस्था। यहां तक क्लियर है ना? ठीक है, ये निर्माण हो चुका है भाई, भूलना नहीं। ठीक, ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं आपका एनाफेज। ठीक है, कौन सा अवस्था है, तीसरा। ठीक है, हम लोग जिसको बोलते हैं क्या, एनाफेज, एनाफेज पश्चावस्था। ठीक है ना, पश्चावस्था में क्या होता है, ठीक है ना, जो प्रत्येक क्रोमोसोम जा रहता है, प्रत्येक क्रोमोसोम लंबाई की अवस्था में बीच में से फट जाता है, मतलब स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिट। फट जाता है, क्लियर है ना, स्प्लिट हो जाता है। मतलब क्या बोल रहा हूँ, ये ऐसा है, ये इस तरीके से ऐसे जमा हुआ था, ठीक है ना, तो इधर से क्या हुआ, ध्यान से समझना। ठीक है, ये है ऐसे, तो ये इधर से खींचा, ये इधर से, ये इधर से ऐसे खींच रहा था ना, ठीक है, तो क्या होगा, ये बीच से ऐसे फट जाएगा। क्लियर है ना, ये ऐसा है, ठीक है, ये आपका ये क्या है, सेंट्रियोल है, यहाँ पास से क्या निकला है, स्पिंडल फाइबर निकला है। क्लियर है, ठीक है, तो ये बीच से ऐसा फट गया, तो एक इधर, समझ रहे हो ना, ऐसे बीच से वो क्या हो गया, फट गया है ना। ठीक है, अभी खींचा नहीं है मैं, अभी फटने का बस बात किया हूँ, ऐसा फट गया। अब ये क्या कर रहा है, अपनी ओर से ऐसे खींच रहा है, ये जो बीच वाला बिंदु है उसको क्या बोलता हूँ, बोला हूँ मैं, सेंट्रियोल बोलते हैं, बोला हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, सेंट्रियोल बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा स्पिंडल फाइबर है इसको खींचने का कोशिश करेगा, तो जो सेंट्रियोल रहेगा वो किधर जाएगा, ध्रुव की ओर जाएगा, किधर जाएगा, ध्रुव की ओर जाएगा। और इसका जो दोनों भुजा है वो किधर रहेगा, केंद्र की ओर रहेगा, किधर रहेगा, केंद्र की ओर। यहां तक समझ आएगा नहीं? प्रत्येक क्रोमोसोम लंबाई की अवस्था में, ये लंबाई की अवस्था है, उसमें बीच से ऐसा फट गया, स्प्लिट हो गया। क्लियर है कि नहीं? यहां तक क्लियर है कि नहीं? अब ये जो तुम्हारा, ध्यान से समझना, अब जो ऐसे फटा है, ऐसा अलग हुआ, तो प्रत्येक जो क्रोमेटिड रहेगा ना, प्रत्येक अर्धगुणसूत्र, अर्धगुणसूत्र बोले तो क्या, क्रोमेटिड को, क्रोमेटिड। ठीक है, ये कितना था, टोटल 46 है। ठीक है ना, 46 है, और कितना क्रोमेटिड है, 92 क्रोमेटिड,
लेकिन 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 अब ये 46 हो गया, इसी को ही गुणसूत्र बोल रहा हूं। गुणसूत्र ही अब क्या हो गया है, क्रोमेटिड है। बताया था भाई मैं पिछले ही वीडियो में, ठीक है ना। ये भी अलग से हो गया 46 गुणसूत्र, ठीक है। तभी तो समसूत्र विभाजन बोल रहे हो ना, और इसी को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्रोमेटिड। यानी कि आप प्रत्येक अर्ध गुणसूत्र को ही पूर्ण गुणसूत्र माना जाता है। यहां तक समझ आया कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, देखो तो ठीक है। देखो मतलब क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है, एक कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या दुगनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है। क्रोमोसोम की संख्या कितना हो गया, दुगनी। क्योंकि अब देखो इसको 46 गुणसूत्र जो क्रोमेटिड है उसी को क्या बोल रहे हैं, अब 46 क्रोमेटिड है उसी को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्रोमोसोम बोल रहे हैं ना। यानी गुणसूत्र और क्रोमेटिड का संख्या क्या हो गया, बराबर हो गया बच्चों, क्या हो गया, बराबर हो गया। यहां तक समझ आया कि नहीं, ठीक है। अच्छा एक चीज और याद रखना, जब गुणसूत्र, ध्यान से समझना, क्रोमेटिड अलग होते हैं तब, क्रोमेटिड अलग होते हैं तब सेंट्रोमियर किधर की ओर गति करेंगे, सेंट्रोमियर ध्रुव की ओर गति करते हैं, ध्रुव की ओर गति करते हैं, तथा इसकी दोनों भुजाएं, ठीक है, केंद्र की ओर होती है, ठीक है। देखो ऐसा खींच रहा है ना, ये कैसे खींच रहा है, ऐसे जोर से खींच रहा है, तो ये वाला जो भुजा रहेगा, ध्यान से समझना, ये वाला जो भुजा है ये ऐसे खिंचाएगा ना भाई, किधर जा रहा है ये, चलो बताओ, ध्रुव की ओर जा रहा है। और इसका दोनों भुजा जो है वो कहाँ है, अभी भी केंद्र की ओर ही है ना। तो यही चीज तो बोल रहा हूँ, जब क्रोमेटिड अलग होगा तो सेंट्रोमियर किधर रहेगा, ध्रुव की ओर रहेगा, और तथा उसका जो दोनों भुजा वो किधर रहता है, केंद्र की ओर होता है। यहां तक समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं ना, ठीक है। अच्छा यहां तक समझ है। अब ये जो क्रोमेटिड रहेगा जिसको आप गुणसूत्र बोल रहे हैं, क्रोमेटिड जो कि अब गुणसूत्र है, जो कि अब क्या है, गुणसूत्र है क्रोमेटिड। देखो राइटिंग समझ नहीं आया तो क्या कर सकते हो भाई, बोल तो रहा हूं ना, लिखा रहा हूं तो बोलते बोलते लिखा करो, ठीक है ना। क्या बोल रहा हूं, क्रोमेटिड जो कि अब क्या है, गुणसूत्र है, वो पूरी तरीका से, पूर्णतः लिख सकते हैं, पूर्णतः विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं, विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं, ठीक है ना। और याद रखना, कोशिका विभाजन की इसी प्रवस्था में, कोशिका विभाजन की इसी प्रवस्था में गुणसूत्र के शेप का अध्ययन करते हैं, आकृति का अध्ययन करते हैं, शेप का अध्ययन करते हैं, ठीक है। शेप का अध्ययन करते हैं, कितना पॉइंट हो गया, 1 2, ठीक है ना, 3 4 5 और ये आपका 6 पॉइंट हो गया। लिखो चलो, हो गया क्या, देखो ठीक है, आगे बढ़ जाऊं क्या, ठीक है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, शेप का अध्ययन कर रहे हैं, कैसा कैसा शेप बनता होगा गुणसूत्र का, कितना शेप होता है इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। 7वां पॉइंट देखते हैं, गुणसूत्र का शेप का अध्ययन करते हैं ना, कौन कौन सा शेप रहता है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसा कैसा शेप बन सकता है। देखो शेप कैसे बनेगा, ये ऐसे बीच से ऐसे खींच रहे हैं ना, अभी इसके खींचने के आधार पर बनता है, ठीक है ना, किस हिसाब से स्पिंडल फाइबर इसको खींच रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि देखो अलग अलग 4 प्रकार का शेप बनता है, कितने प्रकार का बनता है, 4 प्रकार का। सबसे पहला होता है आपका, क्या होता है, मेटासेंट्रिक, क्या होता है, मेटासेंट्रिक। दूसरा होता है आपका सब मेटासेंट्रिक। तीसरा आता है आपका एक्रोसेंट्रिक, और चौथा होता है आपका टीलोसेंट्रिक। क्या होता है, टीलोसेंट्रिक। देखो एक होता है मेटासेंट्रिक, ठीक है, दूसरा होता है सब मेटासेंट्रिक, तीसरा एक्रोसेंट्रिक और चौथा होता है टीलोसेंट्रिक। ऐसा स्थिति है कि ये जो क्रोमेटिड है, ध्यान से समझना, क्रोमेटिड है इसके मध्य में ही, ठीक है, क्रोमेटिड है इसके में आपका क्या उपस्थित है, सेंट्रोमियर उपस्थित है। तो जब इसको खींचा जाएगा, ऐसे इसका खींचा जाएगा
समझ रहे हो ना। जब इसको क्या किया जाएगा, ऐसे खींचा जाएगा ध्रुवों की ओर, तो उल्टा वी शेप बनाता है। कैसे बनाता है? उल्टा वी शेप, उल्टा वी शेप, उल्टा वी शेप बनाएगा। क्लियर है कि नहीं? ऐसे यदि ध्रुव, ध्यान से समझो, एक कोशिका है, ठीक है, तो ऐसा मेटाफिजिक प्लेट है ऐसा। क्लियर है ना? तो यहाँ पास सेंट्रियोल उपस्थित है ऐसा, तो यहाँ पास ऐसे वो खींच रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं? खींच रहे हैं। तो ये वाला जो है तुम्हारा, ये तो सिंगल है, तो ऐसे इसको ऐसे खींचूंगा 20 से, समझ रहे हो कि नहीं? ये ऐसा है जी, तो ऐसे 20 से खींचूंगा तो ये वाला ऐसे बेंड होगा, समझ रहे हो ना? ये कैसे होगा? ऐसे बेंड होगा, और बेंड होकर उल्टा जाएगा, तो उल्टा वी शेप बनता है। इसको क्या बोलते हैं? मेटासेंट्रिक। ठीक है, वी शेप रहता है, दोनों भुजा का लंबाई बराबर रहता है। दोनों भुजा का क्या होता है? लंबाई बराबर। अच्छा, एक याद रखना, P/Q रेशियो निकालते हैं। P/Q रेशियो क्या होता है? देखो, दोनों भुजा का लंबाई ऐसा बराबर है, बड़ी भुजा को हम लोग बोलते हैं P बराबर क्या है? बड़ी भुजा, और Q बोल रहे हैं किसको? छोटी भुजा को, छोटी भुजा। तो चूंकि बड़ी भुजा और छोटी भुजा दोनों का लंबाई बराबर होता है, तो P/Q रेशियो इसका 1 आता है। क्लियर है कि नहीं? P/Q रेशियो इसका क्या आता है? 1 आता है। अच्छा, सब मेटासेंट्रिक क्या होता है? ध्यान से समझना। सेंट्रोमियर जो है बीच से थोड़ा सा आगे रहता है, हल्का सा आगे, मतलब ऐसा टाइप का, देखो ये है, तो ऐसा हल्का सा आगे रहता है, बीच में नहीं रहकर। तो इसको ऐसा खींचेंगे तो ये बनता है उल्टा एल शेप का। ठीक है, उल्टा एल शेप, उल्टा एल शेप। ठीक है ना। इसका P/Q रेशियो देखो, एक भुजा बड़ा है और एक भुजा छोटा है। ठीक है ना। जैसे बड़ा भुजा 5 सेंटीमीटर, छोटा भुजा जो है 2 सेंटीमीटर, तो हमेशा एक से अधिक आएगा ना। तो यहाँ P/Q रेशियो का मान, P/Q रेशियो क्या आता है? 1 से अधिक आता है, 1 से अधिक आता है। ठीक है। तीसरा आता है आपका एक्रोसेंट्रिक। क्या आता है आपका? एक्रोसेंट्रिक, मध्य में से थोड़ा सा और आगे, तो ये बनता है आपका जे शेप। ठीक है ना, उल्टा जे शेप बनता है, उल्टा जे शेप। इसका भी P/Q रेशियो ठीक आता है। P/Q रेशियो जो रहता है अधिक आता है किससे? 1 से। ठीक है। और लास्ट होता है टीलोसेंट्रिक, एकदम छोटा सा रहता है सेंट्रोमियर। ठीक है, पता भी नहीं चलेगा, और ये बनता है आपका आई शेप। क्या बनता है? आई शेप, उल्टा, या फिर ऐसे लिख देते हैं, आई शेप बनता है। ठीक है ना। और इसका भी P/Q रेशियो क्या आता है? 1 से अधिक आता है। तो इस प्रकार जो शेप रहता है गुणसूत्र का, वो कितना होता है जी? आपका 4। एक होता है मेटासेंट्रिक, एक होता है सब मेटासेंट्रिक, एक होता है एक्रोसेंट्रिक, और चौथा होता है टीलोसेंट्रिक। मनुष्य में अनुपस्थित होता है ना टीलोसेंट्रिक, भूलना नहीं, टीलोसेंट्रिक मनुष्य में पाया नहीं जाता। ठीक है, यहां तक समझ आया कि नहीं? आगे बढ़ जाऊं, ये क्लियर है कि नहीं? ठीक है। एक चीज याद रखना, जो तुम्हारा मेटाफेज था ना, मेटाफेज में साइज का अध्ययन कर रहे थे, नंबर का अध्ययन कर रहे थे, मॉर्फोलॉजी का, लेकिन शेप का अध्ययन करते हैं कौन सी अवस्था में? एनाफेज में। किसमें करते हैं? एनाफेज में। अच्छा, कुछ अवस्था ऐसा होता है, देखो, एक रासायनिक पदार्थ होता है कोल्चिसिन नामक। ठीक है, एक स्टार पॉइंट याद रखना, कोल्चिसिन नामक रासायनिक पदार्थ रहता है। तो रासायनिक पदार्थ इस स्पिंडल फाइबर को क्या कर देता है? तोड़ देता है। तो जो सब गुणसूत्र है ना, दोनों बराबर दिशा में न जाकर किसी साइड ज्यादा हो जाता है, किसी साइड कम हो जाता है। ठीक है ना। तो उसके कारण कोल्चिसिन नामक इस केमिकल के कारण, ठीक है ना, क्या हो जाता है? आपका जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, पॉलीप्लाइडी बोल देते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है, डिसऑर्डर हो जाता है। क्लियर है कि नहीं? पॉलीप्लाइडी वाला स्थिति निर्मित हो जाता है। ठीक है ना, पॉलीप्लाइडी स्थिति हो जाता है, पॉलीप्लॉइडी स्थिति उत्पन्न हो जाता है, स्थिति उत्पन्न हो जाता है। यहां तक क्लियर है? समझ आया कि नहीं? नींद थोड़ी आ रहा है जी? नींद नहीं आना चाहिए ना भाई, एक एक करके पढ़ रहे हैं, एक एक अवस्था को। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहा हूं। क्या ये एनाफेज अवस्था समझ आया कि नहीं? ठीक है। अब पूरी तरीके से क्या हो गया है? अलग हो गया है। अब अलग अलग ध्रुवों में ये सभी क्या हो गए हैं? चले गए हैं। क्लियर है। अब सबसे लास्ट अवस्था आता है आपका क्या? टीलोफेज। क्या आएगा आपका लास्ट अवस्था? टीलोफेज। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अब किसमें? टीलोफेज में। ठीक है, ठीक है। तो एनाफेज अवस्था के बाद अब हम लोग चौथा और सबसे लास्ट अवस्था पढ़ रहे हैं कैरियोकाइनेसिस का, और वो अवस्था है आपका क्या? टीलोफेज। क्या है? टीलोफेज। अंत्यावस्था बोलते हैं, अंत्यावस्था। ठीक है ना। देखो, अब तक आपने क्या देखा था? याद करो तो। ठीक है, ये था। ठीक है ना। यहां पास क्या था? ये अलग अलग अपने ध्रुवों में ऐसा चला गया था।
क्लियर ना, ये चला गया था। अब क्या होगा, ये जो तुम्हारा गुणसूत्र रहेगा, ध्यान से समझना, गुणसूत्र अपनी प्रभुता को खोकर, अपनी पहचान को खोकर, अपनी पहचान खोकर, अपनी पहचान खोकर, ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमेटिन धागे के रूप में, धागे के रूप में असंघनित, पहले संघनित हुआ था, अब क्या होगा, असंघनित होना प्रारंभ कर देता है, ना प्रारंभ कर देता है। क्लियर है कि नहीं, मतलब इस तरीके से वो आप धीरे धीरे कैसे होने लग जाएगा, फिर से असंघनित होने लग जाएगा। याद करो मैं कैसे बताया था, एक ऐसा क्रोमोसोम रहता है, ये रहता है ना, ठीक है, फिर ये क्या होता है, ऐसा पूरा न्यूक्लियोसोम वगैरह बनता है, फिर जाकर एकदम ज़्यादा संघनित होकर यहाँ पास क्या बनता है, गुणसूत्र बनता है। अब ये गुणसूत्र है, फिर से यही अवस्था में आ रहा है वो। क्लियर है कि नहीं, पहले इस अवस्था में गया था विभाजन होने के लिए, अब फिर से इसी अवस्था में आ रहा है। क्लियर है, तो असंघनित होना शुरू कर दिया, ठीक है, मतलब ये ना प्रोफेज का जस्ट उल्टा चल रहा है जी। इस कारण हम लोग इसका एक और नाम रखते हैं ना, लिख देता हूँ मैं, रिवर्स प्रोफेज बोलते हैं। रिवर्स गियर लगा रहे हो तो ऐसे टाइप का रिवर्स प्रोफेज, उल्टा है जस्ट किसका, प्रोफेज का। ठीक है, तो गुणसूत्र अपनी पहचान खोकर क्रोमेटिन धागे के रूप में असंघनित होना क्या कर देता है, प्रारंभ कर देता है। ठीक है, वह पूरी तरीके से असंघनित हो जाता है, वह पूरी तरह से असंघनित हो जाता है। ठीक है, असंघनित हो गया भाई, ठीक है, असंघनित हो गया, ठीक है, ये असंघनित हो गया। क्लियर है, देखो ये क्या हो गया, अब असंघनित हो गया। उसके बाद क्या होगा, ठीक है, अब क्या होगा, दूसरा पॉइंट, केंद्रक झिल्ली का धीरे धीरे निर्माण होने लगता है, का धीरे धीरे निर्माण होना आरंभ हो जाता है, निर्माण होना आरंभ हो जाता है, आरंभ हो जाता है। ठीक है ना, केंद्रक झिल्ली इसके चारों ओर क्या होगा, अब धीरे धीरे इसका क्या होने लग जाएगा, निर्माण होने लग जाएगा। और सबसे लास्ट में, ठीक है ना, सबसे लास्ट में, ठीक है, सबसे लास्ट में क्या होगा, ईआर का, ठीक है, केंद्रिका व गोल्जी बॉडी, ईआर केंद्रिका व गोल्जी बॉडी का, ठीक है ना, ईआर केंद्रिका व गोल्जी बॉडी फिर से दिखाई देने लगते हैं। गायब हो गए थे ना वो लोग, प्रोफेज में गायब हो गए थे, फिर से दिखाई देने लग जाते हैं। मतलब पूरा उल्टा रखना है किसका तुमको, इसको प्रोफेज का, किसका उल्टा रखना है, पूरी तरीके से प्रोफेज का। यहां तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया कि नहीं। ठीक है, अब जितना भी पढ़े ना, एक बार इसका क्या करते हैं, एकदम शॉर्ट में रिवीजन करते हैं। देखो सबसे पहले क्या हुआ था, ये लिख लिए क्या, ये लिख लिए क्या, देखो फिर से धागा रूप में आ गया। उसके बाद केंद्रक झिल्ली के चारों ओर क्या हो गया, निर्माण हो गया। अब इधर क्या हो गया, तुम्हारा केंद्रिका भी बन जाएगा अंदर में, ठीक है, और क्या बन जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आ जाएगा, गोल्जी बॉडी का भी क्या हो जाएगा, यहाँ पास निर्माण हो जाएगा। तो इसको देख लेना, उल्टा, जस्ट उल्टा है किसका, प्रोफेज का। अब ध्यान से समझो ये, ठीक है ना, जितना भी पढ़ाया ना वो एक लाइन में धड़ाधड़। देखो देखो सबसे पहले क्या बोला हमें, प्रोफेज है, ठीक है, गुणसूत्र ऐसे बिखरा हुआ था, 4C अमाउंट था, 4C अमाउंट, ठीक है ना, भूलना नहीं, G2 अवस्था के बाद वाला है, 4C अमाउंट है, ठीक है ना, यानी कि ये जो क्रोमोसोम है ऐसा वाला है, इसमें ये वाला है, ठीक है। अब क्या हुआ, पूरी तरीके से ये जो गुणसूत्र था, सबसे पहला अवस्था बोल रहा हूँ, प्रोफेज अवस्था में, प्रोफेज अवस्था में 21 डायग्राम में मैं बता रहा हूँ ना, प्रोफेज अवस्था में क्या हुआ है, सबसे पहले तो ध्यान से समझना, ये ऐसा केंद्रक के अंदर है, यहाँ पास तुम्हारा गोल्जी बॉडी वगैरह भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह सब बना हुआ है, अंदर में केंद्रिका वगैरह सब है। मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रोफेज अवस्था में क्या हुआ, ये गुणसूत्र केंद्रक के अंदर ये जो तुम्हारा क्रोमेटिन जाल था वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, इस तरीके से गुणसूत्र में कन्वर्ट होना शुरू हुआ, संघनित हो गया। उसके बाद क्या होने लग गया, ये जो तुम्हारा ये ऑर्गन थे, ठीक है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और केंद्रिका, वो गायब हो गया, प्रोटीन संश्लेषण भी क्या हो गया, बंद हो गया। और सबसे लास्ट में धीरे धीरे क्या हो गया, ये केंद्रक झिल्ली चारों ओर से क्या हो गया, खत्म हो गया। और ये जितने भी तुम्हारे क्या बोलते थे क्रोमोसोम है वो किस में फैल गए जी, तुम्हारे साइटोप्लाज्मा में फैल गए। यहाँ तक क्लियर है, कोशिका के अंदर ये प्रोफेज अवस्था खत्म हो गया। उसके बाद ये जो सेंट्रियोल थे विपरीत ध्रुव में चले गए थे, विपरीत ध्रुव में जाने के पश्चात क्या हुआ, मेटाफेज अवस्था में स्पिंडल फाइबर आया और इसको एक लाइन में जमा दिया, और किसका निर्माण हो गया, मेटाफेजिक प्लेट का। मेटाफेज अवस्था में मेटाफेजिक प्लेट का निर्माण हो गया, ठीक है, मेटाफेजिक प्लेट का निर्माण हो गया। मेटाफेजिक प्लेट का निर्माण होने के पश्चात, अच्छा इसी अवस्था में क्या बोलते हैं, साइज का अध्ययन करते हैं, नंबर का अध्ययन करते हैं, मॉर्फोलॉजी का अध्ययन करते हैं, ऐसा बोला। उसके बाद क्या होगा, तुम्हारा जो
एनाफेज अवस्था आएगा। कौन सा फेज अवस्था? एनाफेज अवस्था में। तो इसको बीच से क्या हो जाएगा, ये स्प्लिट हो जाएगा और ये सभी क्या होने लग जाएंगे, अलग अलग होने लग जाएंगे। मतलब अब जो एक क्रोमेटिड है वही क्या है, एक क्रोमोसोम है। क्या है? एक क्रोमोसोम है, ठीक है ना। और इसी अवस्था में क्या करते हैं हम लोग, शेप का ध्यान करते हैं। अलग अलग 4 शेप बताया था, याद आया कि नहीं? ठीक है। अब एनाफेज में ये सब काम हो गया। उसके बाद सबसे लास्ट फेज आता है टीलोफेज। इसमें ये जो तुम्हारा क्रोमेटिड, जिसको अब क्या बोलते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं, वो फिर से क्या हो जाएंगे, इस तरीके से असंघनित हो जाएंगे। संघनित हुए थे वो क्या हो गया आपसे असंघनित। फिर क्या हो जाएगा, चारों ओर केंद्रक झिल्ली का फिर से निर्माण हो जाएगा और चारों ओर फिर से वही आ जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, केंद्रिका का निर्माण हो जाएगा, गोल्जी बॉडी फिर से दिखाई देने लग जाएगा। इस प्रकार से तुम्हारा एक जो कोशिका है, ध्यान समझना, एक कोशिका के अंदर कितने केंद्रक बन गए, 2 केंद्रक का क्या हो गया, अब निर्माण हो गया। 2 केंद्रक का अब क्या हो गया, निर्माण हो गया। अब इसके बाद अब जरूरत है हमको किसका, कोशिका द्रव्य के विभाजन का। किसका जरूरत है, कोशिका द्रव्य के विभाजन का बच्चों, ठीक है ना। मान लो कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हुआ, ठीक है ना, कोशिका द्रव्य का मान लो क्या नहीं हुआ, आपका विभाजन नहीं हुआ। 1 मिनट ना, ठीक है ना। यदि कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हुआ तो एक ही तुम्हारा कोशिका है। अब देखो इसमें फिर से विभाजन हो सकता है, समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो ध्यान से समझना, यदि साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, तो एक कोशिका में बहुत सारे केंद्रक का निर्माण हो जाएगा। एक कोशिका में बहुत से केंद्रक का क्या हो जाएगा, निर्माण हो सकता है। केंद्रक का क्या हो सकता है जी, निर्माण हो सकता है। निर्माण हो सकता है तो उस स्थिति को हम लोग बोलते हैं सिनसाइटियम। क्या बोलते हैं, सिनसाइटियम। उस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनसाइटियम। और ये इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है तुम्हारा नारियल का तरल भ्रूणपोष। नारियल का तरल भ्रूणपोष। क्लियर है कि नहीं? यहां तक समझ आया कि नहीं बच्चों? तो इस तरीका से आपका जो समसूत्री कोशिका विभाजन है, उसका जो कैरियोकाइनेसिस वाला पार्ट है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसका, साइटोकाइनेसिस का, ठीक है ना। और साइटोकाइनेसिस के बाद इससे रिलेटेड जो भी आपका 3D एनिमेशन है किस तरीका से होता होगा, उसको मैं आपको फिर से उसी वीडियो में दे दूंगा, ठीक है ना। तो बस बच्चे लोग मेहनत करते रहिएगा, बोर नहीं होना ना, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना। हाँ, इसके बाद कैसा होगा, क्या होगा, ठीक है। आप प्रॉपर नोट्स, एकदम सुंदर से नोट्स बनाते रहिए। और कुछ भी डाउट आता है ना तो मेरे पर्सनल मैसेज करिए या कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा आपको क्या दे दूंगा, मैं आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो धन्यवाद।